मुद्दत सी हो गई है अरमानों के पंख लगे, चलो एक नई उड़ान भरी जाए। ना रोकना मुझे, ना टोकना मुझे, ना रोकना मुझे, ना टोकना मुझे, मंजिल की चाह में है झोंकना मुझे। मेरे सफर का हम सफर अब मेरे साथ है, निकल गया बिन देखे दिन क्या रात है, दिन क्या रात है। जिंदगी है उड़ने का ख्वाब है, ख्वाब है। जिंदगी है उड़ने का ख्वाब है, ख्वाब है। उड़ने का ख्वाब है, ख्वाब है। उड़ने का ख्वाब है। सिलेक्शन मतलब करियर विल, उड़ने का ख्वाब है। अभी डाउनलोड करें करियर विल ऐप। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है पूरी तरीके से और ठीक अब 11:36 हुए हैं। तारीख आप जानते हैं, दिस इज 6 अगस्त 2021। आज 6 अगस्त 2021 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए। विष्णु, बलजिंदर, बादल, प्रमोद, अहिर, सत्येंद्र, राहुल, संजीव, दीपक, सोमू, खुशबू, अनीश, अश्मित, प्रतीक, कुलदीप, भावना, राकेश, मनन, गौरव, ये कुछ लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काजोल, तेजेंद्र, नसीम, अखिलेश, आशीष, विकास, कृपाल, अंकित, साक्षी, धीरज, नवीन और सुरेश। आ जाइए भाई, सारे के सारे लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये पूरी तरीके से लाइव क्लास है। आप जो भी यहाँ पर कमेंट करेंगे वो मुझे बिल्कुल शो होगा, लेकिन कमेंट करें सोच समझकर। और जल्दी से मुझे याद दिला दीजिए कि लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। जी, फटाफट से याद दिलाएंगे। हम पढ़ रहे थे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। और आप जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में हम बात कर रहे थे राइज ऑफ मगध के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष। हम पढ़ रहे थे राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष। और मगध के उत्कर्ष में हमने बात की थी प्री मौर्यन पीरियड के बारे में या पूर्व मौर्य काल के बारे में, जिसमें आप जानते हैं हमने 3 राजवंशों के बारे में बात की, 3 डायनेस्टीज के बारे में बात की, जिसमें सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी या हरियक वंश के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने बात की शिशु नाग डायनेस्टी या शिशु नाग वंश के बारे में, और फिर हमने बात की नंदा डायनेस्टी या नंद वंश के बारे में। बस यहीं से हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। लेकिन आप सब जानते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ, जिसकी हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद की हत्या करके मगध के सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की, जिसे हम मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, फॉरेन इन्वेजन्स इन प्री मौर्यन पीरियड। फॉरेन इन्वेजन्स इन प्री मौर्यन पीरियड। हेडिंग डालिए, पूर्व मौर्य काल में, पूर्व
मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। फॉरेन इन्वेजन्स इन इंडिया जो प्री मॉडर्न पीरियड में हुए थे, जो पूर्व मौर्य काल में हुए थे। चलिए, तो हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेजन्स इन प्री मॉडर्न पीरियड, जिसमें सबसे पहले लिखिए पर्शियन इन्वेजन या ईरानी आक्रमण। भाई आप जानते हैं कि ईरान को ही पहले क्या कहा जाता था? पर्शिया कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे, पर्शिया या हिंदी में इसे हम कहते थे फारस। तो पर्शिया में ही एक वंश चला करता था, एक डायनेस्टी चला करती थी जो कहलाती थी हखामनी डायनेस्टी, जो कि कहलाता था हखामनी वंश। पर्शिया में या फारस में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, एक वंश हुआ करता था जो कहलाता था हखामनी वंश या हखामनी डायनेस्टी। और ध्यान रखेंगे, इसी में एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था साइरस। इसी में एक रूलर रूल किया करता था, एक शासक शासन किया करता था जिसका नाम था साइरस। और ध्यान रखेंगे, यही साइरस इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अटैक करने वाला सबसे पहला विदेशी माना जाता है। लिखेंगे, ही इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट फॉरेनर इन्वेडर। लिखेंगे, ही इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट फॉरेनर इन्वेडर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। He is considered as first foreigner invader to Indian subcontinent. लिखेंगे, ये भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। ये भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। और इसी साइरस का एक बेटा हुआ जिसका नाम था डेरियस फर्स्ट। इसी का बेटा हुआ डेरियस फर्स्ट या डेरियस प्रथम। और डेरियस प्रथम में लिख लीजिएगा, ही इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट फॉरेनर इन्वेडर इन इंडिया। इसी को भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी माना जाता है। यदि आपसे पूछें कि बताइए भारत पर अटैक करने वाला सबसे पहला फॉरेनर, सबसे पहला विदेशी कौन था, तो आप तुरंत ऑप्शंस में क्या ढूंढेंगे? डेरियस फर्स्ट ढूंढेंगे या डेरियस प्रथम ढूंढेंगे। और यदि डेरियस फर्स्ट ना मिले
तो ध्यान रखेंगे इसी को क्या कहा जाता है, दारा फर्स्ट। यही दारा प्रथम भी कहलाता है। इसी को दारा फर्स्ट या दारा प्रथम भी कहा जाता है। ये भारत पर अटैक करने वाला सबसे पहला विदेशी था और जिसने लगभग 518 ईसा पूर्व में अटैक किया था इंडिया पर। और ध्यान रखेंगे इस बात की जानकारी हमें एक इंस्क्रिप्शन से मिलती है जिसको हम कहते हैं बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन, जो कहलाता है बेहिस्तून अभिलेख। तो बेहिस्तून अभिलेख से ही हमें यह जानकारी मिलती है कि भारत पर अटैक करने वाला सबसे पहला विदेशी हुआ डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम। पहले आप साइरस बोल रहे थे, अच्छा जी, क्या बात है। एकता, आज की क्लास खत्म होने के बाद आप सबसे पहले होमवर्क में पता क्या करेंगे, गूगल पे चेक करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में क्या अंतर है, ये आपको ढूंढ कर लाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अटैक करने वाला सबसे पहला रूलर था साइरस, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहला अटैक किया था। लेकिन भारत पर अटैक करने वाला सबसे पहला है डेरियस फर्स्ट। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट है, सर्च करके लाएंगे और मुझे बताएंगे फिर। तो ध्यान रखेंगे बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन या बेहिस्तून अभिलेख से ही हमें जानकारी मिली है कि भारत पर अटैक करने वाला सबसे पहला विदेशी माना जाता है डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम। और ध्यान रखेंगे जब भारत पर सबसे पहला आक्रमण हुआ, जो कहां से हुआ, ईरानियों से। तो ध्यान रखेंगे पर्शियंस ने ही, ईरानियों ने ही हमारे देश को सबसे पहले क्या कहा था, हिंदुस्तान कहा था। हिंदुस्तान हमारे देश के लिए जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया है वो भी पर्शियंस के द्वारा किया गया है, ईरानियों के द्वारा किया गया है। और ध्यान रखेंगे जब ईरानियों ने हमारे देश पर अटैक किया तो इससे हमें कुछ फायदे हुए और कुछ नुकसान। भाई जरूरी नहीं है नुकसान ही हो, फायदे भी हो सकते हैं। फायदे क्या हुए लिखेंगे, आफ्टर दैट इन्वेजन, इसी आक्रमण के बाद इंडो पर्शियन ट्रेड वॉज स्टार्टेड। इसी आक्रमण के बाद भारत ईरान के बीच व्यापार शुरू हुआ। इंडो पर्शियन ट्रेड वॉज स्टार्टेड आफ्टर दिस इन्वेजन। इसी आक्रमण के बाद भारत और ईरान के बीच व्यापार की शुरुआत हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ईरान से ही मिली, लिखेंगे खरोठी स्क्रिप्ट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में खरोष्ठी लिपि की शुरुआत हुई। तो जो खरोटी स्क्रिप्ट है, जो खरोष्ठी लिपि है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो खरोटी स्क्रिप्ट या खरोष्ठी लिपि है, ये भी भारत में कहां से आई है, ईरान से आई है। क्योंकि ये लिखी जाती थी कैसे, राइट टू लेफ्ट। और क्योंकि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और राइट टू लेफ्ट तो फारसी भाषा, अरबी भाषा, तुर्क भाषा, उर्दू भाषा ये लिखी जाती है। इसीलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ये जो खरोष्ठी लिपि है, ये भारत में कहां से आई, ईरान से आई। और ध्यान रखेंगे भारत में अशोक के ही अभिलेखों को सबसे पुराना अभिलेख माना गया है। और जो हमें मुख्य रूप से मिले ही ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए हैं। और इसलिए भी हम ऐसा मानते हैं कि खरोष्ठी लिपि भारत में ईरान से आई है, क्योंकि विश्व का सबसे पुराना अभिलेख जो बोगज कोई अभिलेख है, बोगज कोई इंस्क्रिप्शन,
तो ध्यान रखेंगे वो भी हमें कहां से मिला, ईरान से मिला, जो लगभग 1400 बीसी का है, 1400 ईसा पूर्व का। तो हमारे देश में प्री मौर्यन पीरियड में, पूर्व मौर्य काल में आक्रमण करने वाले सबसे पहले विदेशी हुए पर्शियंस, ईरानी। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ भाई, बार बार पर्शियंस के भारत में आने जाने से अब ग्रीक्स को हमारे देश के बारे में पता चल गया, यूनानियों को हमारे पास बारे में पता चल गया, और अब हमारे देश पर अटैक करने की योजना बनाई किसने, ग्रीक्स ने, यूनानियों ने। हम सब जानते हैं ग्रीस या यूनान के लोग ही तो क्या कहलाते हैं, ग्रीक्स कहलाते हैं, यूनानी कहलाते हैं। तो हमारे देश पर होने वाला दूसरा विदेशी आक्रमण था ग्रीक इन्वेजन। हेडिंग डालिए, ग्रीक इन्वेजन। या यूनानी आक्रमण, ग्रीक इन्वेजन या यूनानी आक्रमण। और ध्यान रखेंगे यूनान में या ग्रीस में ही एक जगह हुआ करती थी जो कहलाती थी मैसेडोनिया या मकदूनिया। यूनान में या ग्रीस में ही एक जगह हुआ करती थी जो कहलाती थी मैसेडोनिया या मकदूनिया। और ध्यान रखेंगे मकदूनिया में ही एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था फिलिप, जिसका नाम था फिलिप। और इसी फिलिप का बेटा हुआ अलेक्जेंडर, या जिसे भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं, सिकंदर। यूनान में एक जगह हुआ करती थी मैसेडोनिया या मकदूनिया, जहां पर राजा फिलिप शासन किया करता था, और उसी राजा फिलिप का ही पुत्र हुआ अलेक्जेंडर या सिकंदर। जब अलेक्जेंडर को यह पता चला कि जो पर्शियंस हैं, जो फारसी लोग हैं, वो कहां से व्यापार कर रहे हैं, इंडिया से व्यापार। ध्यान रखेंगे भाई हम किस नदी के पार रहते थे, सिंधु नदी के पार रहते थे। तो ध्यान रखेंगे ग्रीक्स ने ही, यूनानियों ने ही सबसे पहले हमारी इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी को नाम दिया इंडस, और इंडस से ही हमारे देश के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले लोग कौन थे, ग्रीस। जो ग्रीक लोग थे उन्होंने ही हमारे देश को क्या नाम दिया था, इंडिया। क्योंकि आप सब जानते हैं इंडिया बना है किस शब्द से, इंडस, और इंडस उन्होंने हमारी सिंधु नदी को कहा है। और जब अलेक्जेंडर को पता चला, जब सिकंदर को पता चला कि भारत और इंडिया जाकर ईरानी भी क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने योजना बनाई इंडिया पर अटैक करने की। लेकिन यदि ग्रीस से इंडिया तक यानी कि यूनान से हिंदुस्तान तक पहुंचना था तो रास्ते में होकर गुजरना जरूरी था, कहां से, पर्शिया से, ईरान से। इसीलिए सबसे पहले अलेक्जेंडर ने अटैक ही किस पर किया, पर्शिया पर। लिखेंगे टू एंटर इन इंडिया,
टू एंटर इन इंडिया, टू एंटर इन इंडिया लिखेंगे भारत में प्रवेश करने के लिए इन 3rd सेंचुरी बीसी, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, इन 3rd सेंचुरी बीसी, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, अलेक्जेंडर इन्वेडेड पर्शिया, सिकंदर ने फारस पर आक्रमण किया। अलेक्जेंडर इन्वेडेड पर्शिया, सिकंदर ने ईरान पर आक्रमण किया। और लिखेंगे एंड ही डिफीटेड अ रूलर डेरियस थर्ड, और इसने दारा तृतीय को पराजित किया। एंड ही डिफीटेड अ रूलर नेम्ड डेरियस थर्ड, और इसने वहां पर डेरियस तृतीय नामक शासक को पराजित किया। भाई ध्यान रखेंगे, जब एक ही डायनेस्टी में, जब एक ही वंश में एक ही नाम के कई सारे शासक हो जाते हैं, तो उन्हीं में डिफरेंशिएट करने के लिए हम उन्हें क्या कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। टू एंटर इन इंडिया इन 3rd सेंचुरी बीसी, अलेक्जेंडर इन्वेडेड पर्शिया एंड ही डिफीटेड अ रूलर नेम्ड डेरियस थर्ड। भारत में प्रवेश करने के लिए, भारत में प्रवेश करने के लिए सिकंदर ने ईरान पर आक्रमण किया, और ईरान पर आक्रमण करके इसने डेरियस तृतीय नामक या दारा तृतीय नामक शासक को पराजित किया। और हम सब जानते हैं उसके बाद अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, हेरात, जेड्रोसिया के रास्ते होते हुए ये प्रवेश कर गया भारत में। और जब ये भारत में आया तो रास्ते में इसे जितने भी शासक मिले सबने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन हम सब जानते हैं हमारे सिंध पंजाब में पौरव वंश का एक राजा हुआ है पोरस। उस पोरस ने अलेक्जेंडर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया या सरेंडर नहीं किया, इसीलिए अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ही एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया 326 बीसी, 326 ईसा पूर्व में, जो कहलाता है बैटल ऑफ हाइडेस्पीस या बैटल ऑफ वितस्ता। हाइडेस्पीस या वितस्ता का युद्ध ये लड़ा गया था बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ हाइडेस्पीस या बैटल ऑफ वितस्ता। आप शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। जो आज हमारी झेलम नदी है, जो आज रिवर झेलम है, उस झेलम नदी को ही प्राचीन काल में क्या कहते थे, वितस्ता कहते थे। झेलम नदी का ही एंशिएंट नेम या प्राचीन नाम क्या होता है, वितस्ता होता है। और ध्यान रखेंगे झेलम नदी को ही यूनानियों के द्वारा क्या नाम दिया गया था, हाइडेस्पीस। तो ये झेलम नदी का ग्रीक नेम है। और ध्यान रखेंगे इस युद्ध में अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस। इस युद्ध में सिकंदर के द्वारा पोरस को पराजित किया गया। लेकिन ऐसा कहते हैं कि पोरस की बहादुरी से बेहद प्रभावित हुआ अलेक्जेंडर और उसने पोरस की हत्या नहीं की बल्कि उसे जीवन दान दिया। लेकिन जिससे पहले कि अपना अभियान आगे बढ़ा पाता, अलेक्जेंडर की तबीयत बिगड़ी, सिकंदर बीमार हुआ और अपना जीता हुआ सारा का सारा भूभाग अपने सेनापति को देकर वापस लौट गया। इसके सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर। ये अपने सेनापति सेलुकस निकेटर को अपना जीता हुआ सारा का सारा भूभाग देकर वापस लौट गया। कहां पर, बेबीलोन। और ध्यान रखेंगे बेबीलोन जाकर इन 323 बीसी, 323 ईसा पूर्व में एट
द एज ऑफ 33 ईयर्स, 33 वर्ष की आयु में अलेक्जेंडर डाइट, सिकंदर की मृत्यु हुई। तो मात्र 33 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई, अलेक्जेंडर डाइट। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं, भाई सिकंदर कैसे मरा? इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर मलेरिया से मरा था, इसे मलेरिया हुआ था। विश्व विजेता था, पूरे विश्व को जीता था किसने? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। लेकिन जब ये भारत आया तो आप जानते हैं कि ये बीमार हुआ, वापस लौटा, और वापस लौटकर सिर्फ 33 साल का ही था जब इसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ कहां पर हुई थी? ध्यान रखेंगे, बेबीलोन में। इधर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई, और उधर भारत में 323 ईसा पूर्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मगध के सबसे बड़े राजवंश की स्थापना की, जिसे आप मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक चीज और याद रखेंगे, अलेक्जेंडर फाउंडेड 2 सिटीज इन इंडिया। सिकंदर ने भारत में 2 नगर बसाए थे। इसने भारत में आकर 2 शहरों की स्थापना की थी। बेबीलोन किस जगह का पार्ट है? भाई अगर आप वर्तमान की बात करें तो बेबीलोन वर्तमान में इराक में है, लेकिन उस समय आप सब जानते होंगे इराक को ही पहले मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो पहले वो मेसोपोटामिया का पार्ट था, अब वो इराक का पार्ट है। तो ध्यान रखेंगे, सिकंदर के द्वारा भारत में 2 नगरों की स्थापना की गई थी। एक जो कहलाता है विजयनगर, एक कहलाता है विजयनगर जिसे निकैया भी कहा जाता है, और दूसरा शहर इसने अपने घोड़े के नाम पर बसाया जिसका नाम था बुकाफेला। तो ध्यान रखेंगे, सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था और उसी के नाम पर इसने नगर भी बसाया था, बुकाफेला। नोट कर लीजिए, एक है विजयनगर या निकैया और दूसरा है बुकाफेला।
आर्मी कौन रिवर को क्रॉस करने से इनकार कर देती है मेरे भाई? वितस्ता, झेलम, वितस्ता नदी, झेलम नदी। तो फाइनली तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए। मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट होती है मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश। थ्री 323 बीसी से लेकर लगभग 185 बीसी तक मगध में रूलिंग पीरियड रहा मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश का। और बात करेंगे सबसे पहले उन सोर्सेज के बारे में, उन स्रोतों के बारे में जहां से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और आपको पता है इतिहास को जानने के हमारे पास दो प्रकार के सोर्स होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और यदि हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत के, सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत। तो यदि हम लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो हम सब जानते हैं मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों से। सबसे पहले लिखेंगे अर्थशास्त्र, सबसे पहली पुस्तक लिखेंगे अर्थशास्त्र। और आप जानते हैं अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है? लिखेंगे चाणक्य और विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं, जिन्हें नॉर्मली या कॉमनली आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का ही गुरु हुआ करता था चाणक्य। चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या की थी घनानंद की। ये है अर्थशास्त्र, इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ध्यान रखेंगे इट्स सब्जेक्ट इज पॉलिटिकल, लेकिन इसका जो विषय है वो राजनैतिक है। इसका सब्जेक्ट पॉलिटिकल है, इसका विषय राजनैतिक है। अगला सोर्स हमारे पास है इंडिका, जिसकी रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई। अगली पुस्तक है महाभाष्य, जिसकी रचना पतंजलि के द्वारा की गई। अगली है मुद्रा राक्षस, जिसको लिखा विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस जिसको विशाख दत्त ने लिखा। नेक्स्ट
कल्पसूत्र, जिसको लिखा भद्रबाहु ने। नेक्स्ट, कथा सरित सागर, जिसको लिखा सोमदेव ने। और एक याद कर लीजिए, अष्टाध्यायी, जिसको लिखा पाणिनि ने। ये वो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं या लिटरेरी सोर्सेज हैं जो हमें मौर्य वंश के बारे में क्या देती हैं, जानकारी देती हैं। नोट करेंगे जल्दी से। समझ में नहीं आ रहा, बोल के करवाओ। अरे सारे तो सारे बोले हैं भाई, अब तुझे सुनाई नहीं दे रहे तो उसमें हम क्या करें। सिक्स्थ और सेवेंथ, छठे नंबर पे लिखा है कथा सरित सागर, सोमदेव ने लिखी है। और सातवें नंबर पर लिखा है अष्टाध्यायी, जिसको पाणिनि ने लिखा है। तेरे को समझ में आएगा भी नहीं बेटे, तू जिंदगी में पहली बार अर्थशास्त्र का नाम सुन रहा है, तुझे कहां से समझ में आएगा। ये वो कुछ महत्वपूर्ण लिटरेरी सोर्सेज हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, जो हमें जानकारी देते हैं किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में। इसके अलावा लिखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दूसरे होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिसे आप हिंदी में पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत लिखेंगे। इसमें हम इंक्लूड करते हैं इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका या अशोक के अभिलेख। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका या अशोक के अभिलेख। भारत में सबसे पुराने अभिलेख, भारत में सबसे पुराने अभिलेख ही किसके अभिलेख कहलाते हैं, अशोक के अभिलेख कहलाते हैं।
और आप जानते हैं कि जो कि मुख्य रूप से ब्रह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखे हुए मिले हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं, जो कि मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए मिले हैं। आपसे पूछेंगे अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो ध्यान रखेंगे 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। और ध्यान रखेंगे देयर आर 14 स्टोन एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोक के 14 शिलालेख हैं और 7 पिलर्स 7 स्तंभ लेख, जिनके बारे में हम बात करेंगे, जहां से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और क्योंकि भारत में सबसे पुराने अभिलेख ही किसके माने जाते हैं, अशोक के अभिलेख, तो कहने का मतलब यह है कि अशोक ही भारत के इतिहास का वो सबसे पहला शासक है जिसकी जानकारी हमें अभिलेखों से भी चलती है। अब अभिलेख क्या होते हैं, जेम्स प्रिंसेप। अब सबसे पहले यह जानना है कि अभिलेख क्या होते हैं। लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, पत्थरों पर, मेटल्स पर, लकड़ियों पर, रॉक्स पर, केव्स में हमें जितनी भी लिखी हुई स्क्रिप्ट्स मिली हैं वो सब क्या कहलाती हैं, इंस्क्रिप्शंस कहलाती हैं, अभिलेख कहलाती हैं। भारत में सबसे पुराने अशोक के अभिलेख हैं। इनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। इन सोर्सेज से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है और हमें पता चलता है कि मौर्य वंश की स्थापना घनानंद की हत्या करके अपने गुरु चाणक्य की मदद से किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और इसका संस्थापक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए जी, आज की कहानी को यहीं पर रोक रहे हैं, अभी नहीं शुरू कर रहे हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे अबाउट द रूलर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, या मौर्य वंश के शासकों के बारे में। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आएगा बिंदुसार, उसके बाद आएगा अशोक और उसके उत्तराधिकारी, और आखिरी शासक रहेगा बृहद्रथ। तो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम पढ़ने शुरू करेंगे रूलर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य वंश के शासकों के बारे में। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।